वंदे मातरम प्यारे साथियों, यह जियोग्राफी की क्लास 6 होगी, छठी क्लास होगी यह जियोग्राफी की। इससे पहले जियोग्राफी की जो बेसिक जानकारी है या अर्थात जो इंडियन जियोग्राफी है, भारत के बारे में जो सामान्य जानकारी है इससे पहले हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। हमने हिमालय भी देखा था, जिसमें ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु या मध्य हिमालय और शिवालिक के बारे में देखा था। जो ट्रांस हिमालय की श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये हमने देखी थी। काराकोरम रेंज पर हमने देखा था काराकोरम दर्रा है, यहीं पर सियाचिन ग्लेशियर भी स्थित है। और जो काराकोरम चोटी है, इसी पर K2 जो गोडविन ऑस्टिन चोटी स्थित है, जो कि भारत की सर्वोच्च चोटी है। लद्दाख श्रेणी पर हमने देखा था कि विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी जो राकापोशी चोटी है, ये किस पर, लद्दाख श्रेणी पर है और जास्कर श्रेणी है। और जो एक और श्रेणी थी वो कहाँ स्थित थी, तो एक श्रेणी जो ट्रांस हिमालय की, जो तिब्बत या जो चीन है वहाँ पर स्थित थी। तो हमने हिमालय को देख लिया था। हिमालय को अब प्रादेशिक विभाजन देखेंगे। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन अर्थात नदियों के आधार पर जो सिडनी बुर्नार्ड के द्वारा हिमालय का विभाजन किया गया है उसे देखते हैं हम। तो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन देखते हैं। अगर आप देखेंगे तो हमारा हिमालय इस तरह से फैला हुआ है, कुछ इस तरह से हमारा हिमालय फैला हुआ है। एक नदी यहाँ से प्रवाहित होके जाती है जिसे सिंधु नदी कहा जाता है। सिंधु और इसके अतिरिक्त जो एक नदी है सतलज नदी। तो सिंधु और सतलज नदी के मध्य जो हिमालय है इसे क्या कहा जाता है। इसके बाद जो सतलज और तीस्ता नदी है, इसके मध्य के हिमालय को किस नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जो तीस्ता और काली नदी है, इन दोनों के मध्य के जो बीच हिमालय है इसे किस नाम से जानते हैं। और जो अंतिम में ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी और जो काली नदी है, इन दोनों के मध्य जो हिमालय स्थित है इसे किस नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से हम देखने वाले हिमालय का विभाजन। तो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन देखेंगे और सिडनी बुर्नार्ड के द्वारा दिया गया है और ये नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन होगा। ठीक है, ये आप यहाँ देख सकते हैं सिंधु नदी, यहाँ पर सतलज नदी है, काली नदी है, तीस्ता नदी है और ये ब्रह्मपुत्र नदी है। अगर आप देखेंगे सिंधु और सतलज के मध्य जो हिमालय स्थित है इसे पंजाब या कश्मीर हिमालय के नाम से जाना जाता है। सतलज और काली नदी के मध्य जो हिमालय है इसे कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। काली और तीस्ता नदी के मध्य जो हिमालय है इसे नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के मध्य जो हिमालय है इसे असम हिमालय के नाम से जानते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु और सतलज के मध्य जो हिमालय स्थित है इसे किस नाम से जाना जाता है। तो सिंधु और सतलज के मध्य जो हिमालय है उसे पंजाब या कश्मीर हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। जो पंजाब या कश्मीर हिमालय है ये सर्वाधिक चौड़ा हिमालय का भाग है, अर्थात इसमें ट्रांस हिमालय भी शामिल है, इसलिए ये सर्वाधिक चौड़ा भाग है। क्योंकि जो ट्रांस हिमालय की श्रेणियां है वो पंजाब या कश्मीर हिमालय के अंतर्गत ही आती है। कुमायूं हिमालय की अगर विशेषता देखेंगे आप तो ये सर्वाधिक ग्लेशियर वाला जो है हिमालय है, कुमायूं हिमालय जो है। यहाँ पर यमुनोत्री, गंगोत्री जैसे हमें कई ग्लेशियर देखने को मिलते हैं कुमायूं हिमालय के अंतर्गत। इसके आगे हम देखें तो सतलज और काली नदी के मध्य कौन सा, कुमायूं हिमालय है। काली और तीस्ता नदी के मध्य कौन सा हिमालय है, तो नेपाल हिमालय है। और इसकी विशेषता है कि सर्वाधिक ऊंची चोटियां कहाँ पर पाई जाती है, नेपाल हिमालय के अंतर्गत। और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के मध्य देखेंगे तो यहाँ पर असम हिमालय पाया जाता है और जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है हिमालयी क्षेत्र में, असम हिमालय में। जो पूर्वी भाग है हमारा हिमालय का, अर्थात जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आता है, आपको पता है कि यहाँ पर जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। जीवों की जो है कई प्रजातियां हमें यहाँ मिलती है। तो सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर, असम हिमालय में देखने को मिलती है। तो ये प्रादेशिक विभाजन हो गया है नदियों के आधार पर। और किसने दिया था, तो सिडनी बुर्नार्ड के द्वारा इसे दिया गया था प्रादेशिक विभाजन को हिमालय के। अब इसे नोट के रूप में आप देख लीजिए इसको। सिंधु और सतलज नदी के मध्य कौन सा हिमालय है, पंजाब एवं कश्मीर हिमालय है और सर्वाधिक चौड़ा हिमालय भी यही है। सतलज और काली नदी के मध्य कौन सा हिमालय है, कुमायूं हिमालय है। सतलुज और काली नदी के मध्य, काली और तीस्ता नदी के मध्य कौन सा हिमालय स्थित है, नेपाल हिमालय है। और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य जो हिमालय है उसे असम हिमालय के नाम से जानते हैं, जहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता है। नेपाल हिमालय की सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ यहाँ पर स्थित है और सर्वाधिक ग्लेशियर हमें कुमायूं हिमालय के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। आगे देखते हैं हम उत्तर पूर्वी भारत। अब उत्तर पूर्वी भारत में जो उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय का विस्तार हो जाता है, जो हमारा मुख्य हिमालय है इसका विस्तार तो हम पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व अगर देखें तो सबसे पश्चिमी चोटी इसकी नग्गा पर्वत है। नग्गा पर्वत से नामचा पर्वत तक
लगभग 2400 से 2500 किलोमीटर में इसका विस्तार है। इसके बाद जो हिमालय है पाकिस्तान में भी जाता है और जो है म्यांमार में अराकान योमा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो मोड़ आता है, जो मोड़ होता है, जो मुड़ाव आता है उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय में, इसे हेयर पिन मोड़ के नाम से जानते हैं। अर्थात जो पिन बालों में लगाई जाती है हेयर की, तो हेयर पिन मोड़ के नाम से जानते हैं इस मोड़ को। और जो सुलेमान रेंज है जिसका विस्तार पाकिस्तान में, तो जो सुलेमान और किरथर रेंज है इनका विस्तार फिर आगे हिमालय का देखने को मिलता है हमें इन नग्गा पर्वत चोटी से आगे। और नामचा बरवा के आगे भी जो उत्तर से दक्षिण है अरुणा, जो उत्तर पूर्वी भारत है हमारा, इसमें कई पहाड़ियों के रूप में जो हमें देखने को मिलता है यहाँ पर। तो अब जो उत्तर पूर्वी भारत की पहाड़ियाँ हैं प्रमुख, जो आपने सुनी होगी अरुणाचल प्रदेश में जो मिश्मी, अबोहर, डफला, ये पहाड़ियाँ हैं, इनके बारे में हम देखेंगे। जो नागालैंड में स्थित है, मणिपुर में जैसे आपने सुना होगा माउंट सारामती नागालैंड में स्थित है और सर्वोच्च चोटी है नागालैंड की। तो इस प्रकार की हम चोटियाँ और जो प्रमुख पहाड़ियाँ हैं उन्हें देखते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया का मैप है, केवल नॉर्थ ईस्ट इंडिया का भाग है। यहाँ पर सिक्किम है, यहाँ पर असम राज्य है, यहाँ पर मेघालय, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम है। अगर हम देखें अरुणाचल प्रदेश से प्रारंभ करें तो अरुणाचल प्रदेश में हमें पटकाई बुम की पहाड़ियाँ मिलती है और इसी पटकाई बुम की पहाड़ियों पर दीफू दर्रा स्थित है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। नागालैंड में अगर देखेंगे तो नागा की पहाड़ियाँ कहाँ पर मिलती है? नागालैंड में। और माउंट सारामती चोटी कहाँ पर स्थित है? तो यह नागा पहाड़ी पर स्थित है, नागालैंड में। मणिपुर में देखेंगे तो मणिपुर की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? मणिपुर में। और तुजू दर्रा इसी पहाड़ियों में स्थित है, कहाँ पर? मणिपुर में। मिजोरम में देखेंगे तो यहाँ पर लुनसाई या मिजो की पहाड़ियाँ स्थित है, जिसे लुनसाई या मिजो की पहाड़ियाँ स्थित है। और इसी लुनसाई की पहाड़ियों पर ब्लू माउंटेन है, जिसे फाओ गई पुई भी कहा जाता है। तो यह ब्लू माउंटेन या फाओ गई पुई भी कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछा गया है कि फाओ गई पुई पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो यह मिजोरम में स्थित है। इसे लुनसाई की पहाड़ियाँ या मिजो की पहाड़ियाँ कहा जाता है। इसके अतिरिक्त अगर आप और पहाड़ियाँ देखेंगे तो आपको कुछ और पहाड़ियाँ दिखाई देगी। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। जैसे अबोहर, मिश्मी, डफला की पहाड़ियाँ कहाँ पर मिलेगी? तो ये अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देगी। ये प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। पहाड़ियाँ जो प्रायद्वीपीय भारत है उसके अंतर्गत आती है। जो नॉर्थ इंडिया में असम में पहाड़ियाँ स्थित है, गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ मेघालय में है। और ये किसके अंतर्गत आती है? प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत आती है। लेकिन हम यहाँ देख लेते हैं जो अबोहर, डफला और मिश्मी की पहाड़ियाँ है, इनका विस्तार भी कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में अगर देखेंगे हम तो अबोहर, मिरी, डफला और मिश्मी, अबोहर, मिरी, डफला और मिश्मी की पहाड़ियों का विस्तार भी कहाँ पर है? तो ये आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देखने को मिलेगा। किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। और जो असम में स्थित है, असम में कौन सी पहाड़ियाँ मिलती है हमें? तो जो मिकिर की पहाड़ियाँ हैं या जिसे रेंगमा की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है, कहाँ पर मिलती है? असम के अंतर्गत। इस मैप में भी आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको मिजो या लुनसाई की पहाड़ियाँ देखने को मिलेगी, यहाँ पर आपको नागा की पहाड़ियाँ देखने को मिलेगी, यहाँ पटकाई बूम की पहाड़ियाँ देखने को मिलेगी अरुणाचल प्रदेश में। इसके अलावा आपको यहाँ पर डफला, मिरी, अबोहर और मिश्मी की पहाड़ियाँ मिलेगी अरुणाचल प्रदेश में। और जो मिश्मी की पहाड़ियाँ और मिकिर की पहाड़ियाँ कहाँ पर? असम में मिलेगी। गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ कहाँ पर मिलेगी? तो यह असम में देखने को मिलेगी। तो इस मैप के इसमें भी देख सकते हो आप। और यहाँ भी हमने अच्छे से देखा है कि कौन सी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है और उनसे क्या क्वेश्चन बन सकता है कि तुजू दर्रा कहाँ पर स्थित है? मणिपुर में है। लुनसाई की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? मिजोरम में है। जो असम में कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है? तो हमने देखा असम में मिकिर की पहाड़ियाँ या जिसे रेंगमा की पहाड़ियाँ कहा जाता है, ये स्थित है। अब हम देख लेते हैं कि जो नागालैंड की सर्वोच्च चोटी माउंट सारामती कहाँ पर स्थित है? नागालैंड में। मिजो की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो फांग गई पुई। जो फांग गई पुई है, जो ब्लू माउंटेन के नाम से जानते हैं, ये मिजोरम की सर्वोच्च चोटी है। ये आपको देखना है। तो हमने जो माउंट हिमालय देख रहे थे हम, तो हिमालय का हमने जो विभाजन देखा है प्रादेशिक आधार पर अर्थात नदियों के आधार पर देख लिया है। और निर्माण के आधार पर ट्रांस हिमालय, बृहद या महान हिमालय, इसके बाद लघु या मध्य हिमालय, इसके बाद हमने शिवालिक, इन हिमालय को भी पहले देख लिया था। जैसे शिवालिक में जो घाटियाँ है उन्हें दून और द्वार के नाम से जानते हैं। मध्य हिमालय या लघु हिमालय में जो छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? तो जम्मू कश्मीर में मर्ग नाम से जानते हैं, जैसे सोनमर्ग और गुलमर्ग। और उत्तराखंड में हम इन्हें किस नाम से जानते हैं? बुग्याल या प्यार के नाम से इन्हें हम उत्तराखंड में जानते हैं, छोटे छोटे घास के मैदानों को। और जितने भी पर्यटन स्थल प्रसिद्ध है ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो
ये लघु या मध्य हिमालय के अंतर्गत आते हैं। जैसे हमने देखा था कि पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, नाग टिब्बा, तो इस प्रकार की ये श्रेणियाँ मध्य हिमालय के अंतर्गत आती है। और यहाँ पर प्रमुख पर्यटन स्थल है, जैसे उत्तराखंड में मसूरी है, रानीताल है। तो इस प्रकार के पर्यटन स्थल हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? मध्य हिमालय के अंतर्गत मिलते हैं, कुल्लू मनाली। आगे हम देखते हैं, अब उत्तर भारत का मैदान देखते हैं। अब जो हिमालय हमारा खत्म हो गया है, अब हम उत्तर भारत के विशाल मैदान को प्रारंभ करने वाले हैं। अर्थात उत्तर भारत का विशाल मैदान का निर्माण किस प्रकार हुआ है, किस प्रकार भारत का यह खाद्यान्न का भंडार है, अर्थात ये जो भारत में खाद्यान्न के लिए प्रसिद्ध है हमारा उत्तर भारत का मैदान, जो कि हमारी सिंधु नदी है और जो ब्रह्मपुत्र नदी है सबसे पूर्व में, इन दोनों के मध्य इस जो मैदान है इसका विस्तार है। और यहाँ पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर नदियों के द्वारा बहाकर जो मिट्टी लाई गई है उसके जमाव से इसका निर्माण होता है, इसलिए यहाँ पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जो कि सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है जलोढ़ मृदा। तो जलोढ़ से निर्मित मैदान है, नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के द्वारा। तो अब हम देखते हैं, जो जब हिमालय होता है, हिमालय की जो ऊंचाई है, हिमालय में ऊंची चोटियों से ही नदियों का उद्गम होता है। और जब नदियाँ प्रवाहित होते हुए आगे आती है मैदानों की ओर, जब नदियाँ हिमालय से प्रवाहित होते हुए आगे मैदानों की ओर आती है, तो जो हिमालय के बारे में कुछ पहले फैक्ट देख लेते हैं सामान्य। इसे हिमालय का वरदान कहा जाता है, कि इसे उत्तर भारत का मैदान है, इसे हिमालय का वरदान कहा जाता है, क्योंकि हिमालय से आने वाली नदियों के अवसाद के जमाव से ही इसका निर्माण होता है। क्योंकि हिमालय से नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से ही, इस अवसादों के जमाव से ही इस मैदान का निर्माण होता है, जो हमें दिखाई देता है उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान का निर्माण प्लीस्टोसीन काल में हुआ है। ये काल आपको ध्यान में रखना है, किस काल में हुआ है? तो प्लीस्टोसीन काल में हुआ है उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण। यह ब्रह्मपुत्र नदी, यह सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक 3200 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। कितनी लंबाई में? 3200 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है यह सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक। इसका क्षेत्रफल लगभग 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर है। 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, जो उत्तर भारत का हमारा मैदान है। अगर मैदान के विभाजन को हम देखें, तो मैदान के विभाजन को अगर हम देखें तो दो प्रकार से इस मैदान के विभाजन को हम देखेंगे, अर्थात समझेंगे। और दोनों प्रकार से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, निर्माण के आधार पर अगर हम देखेंगे, निर्माण के आधार पर जो उत्तर भारत का मैदान है इसे 4-5 भागों में बांट सकते हैं हम, 5 भागों में, जैसे भाबर, तराई, बांगर, खादर और डेल्टा। तो इनको हम समझेंगे, इन कला जो ये आकृतियाँ हैं इनका निर्माण किस प्रकार होता है, किस प्रकार भाबर, तराई, बांगर, खादर क्षेत्र देखा, अर्थात ये किस प्रकार से उपयोगी है हमारी फसल उत्पादन के लिए, और इस यहाँ की भौगोलिक जो स्थलाकृतियाँ है ये किस प्रकार की मिलती है। प्रादेशिक विभाजन में हम देखेंगे पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो यहाँ पर प्रवाहित होने वाली जो नदियाँ हैं इनके द्वारा इस मैदान का निर्माण हुआ है जलोढ़ के जमाव से, तो इनके बारे में हम देखेंगे। तो अगर हम देखें निर्माण के आधार पर, तो आपको कुछ क्षेत्र दिखाई देंगे यहाँ पर, जैसे हिमालय है। हिमालय से जब नदियाँ प्रवाहित होकर आती है, हिमालय से नदियाँ जब उतरती है, तो यहाँ पर तीव्र ढाल होता है। और इनकी कौन सी अवस्था होती है? युवा अवस्था होती है। नदियों की कौन सी? युवा अवस्था होती है, अर्थात नदियाँ निकलती है। और युवा अवस्था में क्या करता है युवा? तो वही जो तोड़ा फोड़ी का काम युवा अवस्था में ही करता है। तो यहाँ पर जो है बड़े बड़े बोल्डरों, अर्थात बड़े बड़े पत्थरों को जो बहाकर लाती है नदियाँ अपने साथ, और जो हिमालय का पाद है, जो हिमालय का पेड़ है, यहाँ पर जो है इनका जमाव कर देती है बड़े बोल्डरों का। और इससे जो क्षेत्र का निर्माण होता है इसे कहा जाता है भाबर। और भाबर क्षेत्र की विशेषता है, यहाँ पर नदियाँ क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। नदियाँ विलुप्त कैसे हो जाती है? तो यहाँ पर जो बड़े बड़े बोल्डर है इनके नीचे से इनके जो बोल्डर हो जाते, बड़े बड़े बोल्डर या बड़े बड़े पत्थर होते हैं, इनके नीचे से होकर जो पानी बहने लगता है, नदियाँ प्रवाहित होने लगती है। तो यहाँ पर हमें जो है पानी ऊपर से दिखाई नहीं देता है, इसलिए कहा जाता है कि नदियाँ विलुप्त हो जाती है। किस क्षेत्र में? भाबर क्षेत्र में। यहाँ पर बड़े बोल्डरों का जमाव करती है। इसके बाद जो छोटे बोल्डर होते हैं या जो छोटा अवसाद होते हैं, छोटा मलबा होता है, छोटे कण होते हैं,
उन्हें नदी अपने साथ आगे लेकर बहती है और आगे अपने मार्ग में इसे जमाव करती है। इसके जमाव से जो है यह नदियाँ कई धाराओं में फैल जाती है। कई जो है क्षेत्र, ये एक तो मैदानी क्षेत्र होता है, समतल होता है, और कई क्षेत्र में जो नदियों का पानी बिखर जाता है, जिससे यहाँ पर एक दलदली क्षेत्र का निर्माण होता है जिसे तराई कहा जाता है। तो भाबर क्षेत्र में विलुप्त हुई नदियाँ पुनः कहाँ पर हमें दिखाई देने लगती है, तो तराई क्षेत्र में हमें पुनः जो नदियाँ हैं दिखाई देने लगती है जो भाबर क्षेत्र में विलुप्त होती है। इसके आगे हम चलेंगे तो हमें दो क्षेत्र और मिलेंगे जिनका निर्माण नदियाँ करती है, खादर और बांगर। खादर ऐसे क्षेत्र होते हैं, खादर ऐसे क्षेत्र होते हैं जो नदियाँ प्रवाहित हो रही है, ये नदियाँ यहाँ तक जो अपना प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी इस नदियों का जाता है। ये नदियाँ यहाँ पर जो खादर क्षेत्र है यहाँ तक प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी इनका जाता है, अर्थात जो अपने साथ जलोढ़ मिट्टी लाती है, अर्थात जो मिट्टी प्रवाहित करके लाती है नदियाँ अपने साथ, इन मिट्टियों का जमाव ये इस क्षेत्र तक करती है प्रतिवर्ष। तो इसे क्या कहा जाता है, खादर कहा जाता है। और ये जो खादर मिट्टी होती है, जो जलोढ़ मृदा का ही एक प्रकार है खादर। तो जो खादर होती है, खादर मिट्टी, ये सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है क्योंकि यहाँ पर जो है प्रतिवर्ष जो नवीन जलोढ़ का जमाव होता है नदियों के द्वारा। और एक क्षेत्र होता है बांगर, जहाँ पर कई वर्षों के बाद अर्थात 8, 10, 20 या 50 वर्षों में कभी ज़्यादा वर्षा होती है या बाढ़ आती है, तो इस क्षेत्रों तक जो नदियों का पानी आता है और नदियाँ यहाँ तक इस क्षेत्र तक जो है जलोढ़ का जमाव करती है, जो मिट्टी है उसका जमाव कर देती है इस क्षेत्र तक। तो ये जो जलोढ़ है, जो बांगर जलोढ़ है, ये कई वर्षों का जो है जमाव है, इसलिए इसे पुरानी जलोढ़ भी कहा जाता है। अर्थात यहाँ कभी 8, 10, 20 साल में कभी ज़्यादा वर्षा होती है, इसके बाद यहाँ पर जो नदियों का पानी आता है इस क्षेत्र में, तो यहाँ पर मिट्टी का जमा होता है 8, 10 या 20 वर्षों में, इसलिए ये पुरानी जलोढ़ होती है, इसे बांगर कहा जाता है। और जहाँ पर नदियों के द्वारा प्रतिवर्ष बाढ़ आती है और प्रतिवर्ष जो जलोढ़ का जमाव किया जाता है, इसे कहा जाता है खादर। तो हमने कौन कौन से निर्माण के आधार पर कौन कौन से जो इसकी कलाकृतियाँ या कौन कौन से इसके द्वारा बनने वाली जो प्रमुख जो विशेषता हैं या जो प्रमुख कलाकृतियाँ बनती है, इसके द्वारा कौन कौन से क्षेत्र का निर्माण होता है। जैसे हमने देखा भाबर क्षेत्र, जहाँ पर बड़े बोल्डरों का जमाव होता है, नदियाँ यहाँ पर विलुप्त हो जाती है। इसके बाद तराई क्षेत्र में, भाबर क्षेत्र में विलुप्त नदियाँ पुनः दिखाई देने लगती है। यह दलदली क्षेत्र होता है, अर्थात यहाँ पर वन होते हैं और मलेरिया प्रवण क्षेत्र होता है। यहाँ पर दलदली क्षेत्र होने के कारण मच्छर भी अधिक होते हैं। इसके बाद हम खादर और बांगर को देखा, जहाँ पर प्रतिवर्ष बाढ़ आती है नदियों की और जो उपजाऊ अधिक होती है वो मिट्टी खादर, और जहाँ पर 5-10 वर्षों में कभी अधिक वर्षा के बाद बाढ़ आती है तो उसे बांगर कहा जाता है, अर्थात पुरानी जलोढ़ कहा जाता है। इसके बाद नदियाँ जो प्रवाहित होती है आगे, और यह नदियाँ की कौन सी अवस्था हो जाती है, तो यह वृद्धावस्था हो जाती है। कौन सी अवस्था हो जाती है, यह वृद्धावस्था हो जाती है नदियों की। और वृद्धावस्था में जो नदियाँ है धीरे धीरे प्रवाहित होती है, कई भागों में जो नदियाँ है वितरिका के रूप में बढ़ जाती है और इससे एक आकार का निर्माण होता है जिसे डेल्टा कहा जाता है। तो नदियाँ जो वृद्धावस्था में कई वितरिकाओं में बढ़ जाती है, कई भागों में बढ़ती है, और अलग अलग जो इसकी छोटी छोटी धारा है ये समुद्र में मिलती है, या अर्थात समुद्र में इसका पानी मिल जाता है। उससे पहले जो महीम मलबा होता है, बहुत बारीक मलबा, महीम मलबा होता है, महीम जो कण होते हैं उनके जमाव से एक डेल्टा प्रकार की आकृति बनती है, जिसे नदियों के द्वारा निर्मित की गई एक स्खलाकृति भी कहा जाता है, डेल्टा। तो जो डेल्टा स्खलाकृति है कौन निर्माण करता है, नदियाँ करती है। तो हमने इसके निर्माण के आधार पर इसमें देखा है भाबर, तराई, बांगर, खादर और डेल्टा क्षेत्र को। तो आपको इसमें ध्यान रखना है ये नदियों के द्वारा निर्माण की गई स्थलाकृतियाँ भी है। तो अब जो हम इसके बारे में है भाबर, तराई, बांगर, खादर और डेल्टा, इसके बारे में अगले वीडियो में देख लेंगे, अर्थात मैं आपको लिखा दूंगा, अगले वीडियो में लिखा हुआ देख लेंगे। इस वीडियो में केवल इसके कॉन्सेप्ट को समझा कि किस प्रकार से नदियाँ प्रवाहित होती है अपने प्रारंभिक अवस्था, युवा अवस्था से वृद्धावस्था में। जब युवा अवस्था में होती है तो कटाव करती है भाबर प्रदेश, उसके बाद तराई प्रदेश, उसके बाद खादर, उसके बाद बांगर और फिर डेल्टा का निर्माण करते हुए जो वृद्धावस्था में नदियाँ समुद्रों में मिल जाती है। तो ये इतना हमने देख लिया है उत्तर भारत का मैदान हमने
आरंभ किया। इसका विभाजन जो निर्माण के आधार पर है, बांगर, तराई, जो भाबर, तराई, बांगर, खादर और डेल्टा, इसको हमने इसमें देखा है विस्तार से। और आपको क्लास कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट करके बताना। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो एक जो है दिल ज़रूर भेज देना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन रहे आपके लिए क्लास लाने के लिए, कि प्रेरणा रहे कि हाँ आपको बेनिफिट मिल रहा है, आपके लिए अच्छी है क्लासें, तो मुझे भी इस पर कार्य करना चाहिए और मैं अपनी और इफ़िशियंसी से आपके लिए क्लासें लाता रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।